यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्टार्ट करते हैं। आज अपन क्या करने वाले हैं, कल आपको आरटीपी का लेक्चर दिया था। आरटीपी का लेक्चर आपने देखा होगा। आरटीपी के जितने भी एमसीक्यूज थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो सब मैंने डिस्कस किए थे उस लेक्चर में। तो सर आज हम क्या करने वाले, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक काम करो सर, रिवीजन टेस्ट पेपर तो आपने करवा लिया, मॉक टेस्ट पेपर भी करवा लो। तो मैंने उनको बोला मॉक टेस्ट पेपर में क्या प्रॉब्लम है, वो तो आपको खुद को करना रहता है। लेकिन उन्होंने बोला सर मॉक टेस्ट पेपर के जो एमसीक्यूज है, एटलीस्ट वो एमसीक्यूज आप डिस्कस कर लो, तो जिससे कि हमको चीजें है वो श्योर हो जाए और हमको ये पता लग जाए कि जो भी एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज कैसे अटेंड करने का, क्या करने का, और एमसीक्यूज जो केस स्टडी बेस एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें क्या है, कैसे है। तो चलो एक काम करते हैं, आज हम फटाफट छोटा सा लेक्चर रहेगा जिसमें हम सिर्फ आपके मॉक टेस्ट पेपर के जो एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनल न्यू कोर्स में आ जाओ, न्यू कोर्स, फाइनल का न्यू कोर्स, और तुम्हारा जो भी पेपर है दैट इज द 7 डायरेक्ट टेक्स्ट का, और उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, और उसमें से जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो मैं यहां पे लेने वाला हूं करके। ठीक है, चलो। सबसे पहले जो अपन मॉक टेस्ट पेपर का एमसीक्यू वाला पार्ट है, और एमसीक्यू वाले पार्ट में अपन चलते हैं। सबसे पहले आपका मैक्सिमम 100 मार्क का पेपर होता है, और उस 100 मार्क के पेपर में आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज मिलते हैं। और इस बार से इन्होंने बोला है जो केस स्टडी बेस एमसीक्यूज आएंगे, तो केस स्टडी बेस ऐसा सुनने से कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एमसीक्यूज रहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है तो उस केस में आप कोई भी एमसीक्यू आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलो, सबसे पहला एमसीक्यू आपको क्या बोलता है, पहला एमसीक्यू का सेट। एन इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड एमसीक्यू है। तो मैं बता दूं इन्वेस्टमेंट फंड का एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। इन्वेस्टमेंट फंड होता है और इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट होल्डर होते हैं। यू नो दैट इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में जितनी भी इनकम होती है वो सब इनकम एग्जेम्प्ट होती है एक्सेप्ट पीजीबीपी। पीजीबीपी का इनकम टैक्सेबल होता है, बाकी सब एग्जेम्प्ट होती है, और बाकी सब इनकम है वो टैक्सेबल होती है इन हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, पास थ्रू स्टेटस यहां पे इन्वेस्टमेंट फंड को मिलता है। इन्वेस्टमेंट फंड की टैक्स रेट क्या रहती है पीजीबीपी की इनकम पे? तो पीजीबीपी की इनकम भी अगर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो 30% की रेट से, और अगर इन्वेस्टमेंट फंड है वो किसी और फॉर्म में बनाया हुआ है तो एमएमआर की रेट से टैक्स लगता है। इन्वेस्टमेंट फंड को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी रहता है, और इन्वेस्टमेंट फंड जब भी इनकम देता है यूनिट होल्डर को, उस पे उनको टीडीएस काटना पड़ता है। कौन सी रेट से? 194 एलबीबी में टीडीएस काटना पड़ता है। अगर मान लो रेजिडेंट को दिया तो 10%, अदर को दिया तो जो रेट इन फोर्स है, नॉन रेजिडेंट को दिया तो रेट इन फोर्स की रेट से टीडीएस काटना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि इन्वेस्टमेंट फंड जो है उन्होंने अगर मान लो कोई इनकम इस बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं की तो भी ये मान लिया जाएगा कि जितनी भी इनकम थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली हुई, मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि इट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूनिट होल्डर, और यूनिट होल्डर के हाथ में ऑल टैक्सेबल हो जाती है। अब एक बात समझना, अगर लॉसेज होते हैं तो क्या होता है, यहां पे अमेंडमेंट था इस बार से। और लॉसेस होते हैं तो क्या होता है, अगर पीजीबीपी का लॉस है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड खुद ही कैरी फॉरवर्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीजीबीपी का लॉस, इन्वेस्टमेंट फंड है वो खुद ही कैरी फॉरवर्ड करेगा। बट अगर अदर हेड का लॉस होता है तो वो अदर हेड का लॉस भी यूनिट होल्डर को बांटा जाएगा। अगर यूनिट होल्डर ने 12 मंथ एटलीस्ट यूनिट होल्ड की है तो उस केस में जो अदर हेड का जो लॉस है वो यूनिट होल्डर को बांटा जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, ये यूनिट होल्डर को बांटा जाएगा, पहले क्या होगा, पहले इन्वेस्टमेंट फंड आपस में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेगा। पहले आपस में इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ करेगा, और सेट ऑफ करने के बाद अगर कोई लॉस है वो पीजीबीपी का है तो इन्वेस्टमेंट फंड खुद से कैरी फॉरवर्ड करेगा, और अगर वो अदर हेड का कोई लॉस है तो वो यूनिट होल्डर को बांट दिया जाएगा। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। एन इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द एलएलपी, मींस ये एलएलपी के फॉर्म में, पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में। 35 यूनिट होल्डर है, ईच होल्डिंग द 2 यूनिट। 35 यूनिट होल्डर है, एक के पास 2 यूनिट है, मतलब टोटल यूनिट हो रहेगी 70। द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड 1 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एज अंडर। बिजनेस का इनकम दे रखा है 14 लाख, तो बिजनेस का इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 21 लाख, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है 7 लाख। तो मैं बता दूं ये जो है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में। जो भी अदर हेड की इनकम है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है। अब आपको एक और डिटेल दे रखी है अनदर इन्वेस्टमेंट फंड की। अनदर इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज इन्वेस्टमेंट फंड नंबर 2 इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के फॉर्म में है। हैज 50 यूनिट होल्डर है, ईच होल्डिंग 4 यूनिट, मींस टोटल 200 यूनिट्स रहेगी। ऑल यूनिट होल्डर हैव हेल्ड द यूनिट फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, मींस सबके पास एक साल से ज्यादा यूनिट होल्ड की है, 12 महीने तक सबने होल्ड की है। The particular of income of investment fund 2 for the previous year 1920 is as follows। बिजनेस का लॉस दे रखा है 10 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 20 लाख का, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दे रखा है 6 लाख का प्रॉफिट करके। ठीक है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग में 8 मार्क के ये एमसीक्यूज है, में 4 एमसीक्यूज 2-2 मार्क के है इस केस स्टडी से। अब एक चीज समझना, अगर मैं बिजनेस लॉस की बात करता हूं, यहां पे अगर लॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो कौन कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा? तो बिजनेस लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फंड खुद करेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो यूनिट होल्डर को बांटा जाएगा, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो यूनिट होल्डर के हाथ में जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना लॉसेस का वगैरह, ये सेट ऑफ के बाद होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ऐसा मैंने आप कॉम्पैक्ट में देखोगे तो भी मैंने आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल बना के ऐसा दे रखा है। आप एक बात समझना, सबसे पहले ये अदर सोर्सेज की इनकम है, क्या इसके सामने हम कैपिटल लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। कैपिटल गेन हेड मुकेश अंबानी का फैमिली है करके, ठीक है, मुकेश अंबानी दुनिया की हेल्प कर सकता है, इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो कैपिटल गेन हेड के लॉसेज है वो सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होते हैं, और उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, बिजनेस का लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? आंसर इज यस। तो हम क्या करेंगे, ये 6 लाख के सामने पहले ये 10 लाख में से लॉस है, जो 10 लाख में से 6 लाख तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो मैं बोलूं आपका बिजनेस का लॉस कितना बचेगा? 4 लाख। बिजनेस का लॉस अब 4 लाख बचेगा, और ये कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? इन्वेस्टमेंट फंड है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। और ये जो 20 लाख का लॉस है ये कौन? यूनिट होल्डर है, वो यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछे? सबसे पहले विथ रेस्पेक्ट टू इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड 1 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 में इन्वेस्टमेंट फंड 1 का इनकम कितना रहेगा? तो मैं बताऊं 1 वाला है तो सिंपल सी बात है, देखो बिजनेस का इनकम है वो 14 लाख इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम रहेगा, और बाकी यूनिट होल्डर को जाएगा। तो यूनिट होल्डर को कितना जाएगा? 21 लाख प्लस आपका 7 लाख, और कितने यूनिट होल्डर है? 35 यूनिट होल्डर है, तो मैं डिवाइड करूंगा तो 80,000 पर यूनिट होल्डर का इनकम रहेगा। तो 42 लाख इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, गलत है। 1,20,000 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, गलत है। 21 lakh is taxable in hands of the investment fund and 60,000 is taxable in hands of each unit holder, ये भी गलत है। 14 lakh taxable होगा, 14 lakh is taxable in hands of investment fund and 80,000 is taxable in hands of the unit holder. This is your appropriate answer or right answer. Next part, what is the applicable rate of on the components of income of investment fund 1 for the previous year 1920 इन हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड? एक बात बताओ, पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा? 14 लाख। और मैंने बोला था टैक्स रेट क्या रहती है बिजनेस की इनकम पे इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में? कंपनी पार्टनरशिप फर्म है तो 30%, और अदर रहेगा तो एमएमआर। ये कंपनी पार्टनरशिप फर्म के फॉर्मेट में है, एलएलपी के फॉर्मेट में तो 30% टैक्स रेट रहेगी। और भैया 14 लाख है तो पार्टनरशिप फर्म में सरचार्ज तो लगेगा नहीं, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके, ठीक है। तो 14 लाख पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो देखो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? 42 लाख। नो 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 नो, आपका राइट आंसर इज बिजनेस इनकम ऑफ 14 लाख विल बी टैक्सेबल एट 30% प्लस आपका सेस है वो 4% आ जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड 2 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 में इन्वेस्टमेंट फंड 2 का क्या होगा? तो देखो 2 के केस में मैंने आपको जैसा बताया था कि बिजनेस लॉस 10 लाख का है, 6 लाख का सेट ऑफ हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? 4 लाख का बिजनेस लॉस बचेगा। 4 लाख का बिजनेस लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फंड कैरी फॉरवर्ड करेगा, और बाकी वाला जो 20 लाख का लॉस है वो कितने यूनिट होल्डर है? 50 है, तो मैं बोलूं 20 लाख का लॉस डिवाइड बाय 50 यूनिट होल्डर, इट्स कम्स टू द 40,000 पर यूनिट होल्डर है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ 6 लाख फ्रॉम अदर सोर्सेज इज टैक्सेबल, नहीं टैक्सेबल नहीं सेट ऑफ होगा। Losses of 24 lakh arise after set off of business loss against income from source can be carried forward by investment fund, no. Business loss of 4 lakh can be carried forward by investment fund, सीधी सी बात है। And capital loss of 40,000 can be carried forward by each unit holder, because एक बात बताओ, टोटल कैपिटल लॉस 20 लाख है, और वो 20 लाख को डिवाइड बाय आपके 50 यूनिट होल्डर 40,000 आएगा। सी विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर और राइट आंसर करके, ठीक है। इन द प्रीवियस ईयर 2021 मींस नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट फंड 2 हैज अ बिजनेस इनकम ऑफ 15 लाख, मींस अगले साल 15 लाख का बिजनेस इनकम हो गया, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 लाख का हो गया। देन इट्स टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 मींस अब इन्वेस्टमेंट फंड का इनकम कितना होगा? तो एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फंड का बिजनेस का इनकम कितना है? 15 लाख अगले साल का, लेकिन इस साल का बिजनेस का लॉस 4 लाख का कैरी फॉरवर्ड किया था, तो 4 लाख का जो कैरी फॉरवर्ड किया था पहले उसको सेट ऑफ करेंगे, तो 15 लाख की बिजनेस इनकम में से 15 लाख माइनस 4 लाख इट्स कम्स टू द 11 लाख। सो बेसिकली 11 लाख विल बी द नेक्स्ट ईयर इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड। डन। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर राम is a carrying on business of trading in furniture whose annual turnover is around 70 to 80 lakh, means मिस्टर राम है जिसका एनुअल टर्नओवर 70-80 लाख रहता है हर साल का,
उसके लिए क्या बोला हुआ है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1819 ही डिक्लेयर द प्रॉफिट ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 एडी। वो क्या कर रहा है, 1819 असेसमेंट ईयर से ही डिक्लेयरिंग इनकम एज पर 44 एडी। हिज ब्रदर मिस्टर श्याम इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग ऑफ फूड ग्रेन एंड हिज एनुअल टर्नओवर इज अराउंड 3 करोड़। उसका भाई है जो होलसेल ट्रेडिंग का काम करता है, उसका एनुअल टर्नओवर अप्रॉक्स 3 करोड़ है। मींस उसको 44 एडी नहीं मिलेगा, बट ये 44 एडी पहले वाला राम ले रहा है और ये दूसरे वाले को नहीं मिलेगा बिकॉज हिज टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़। मिस्टर श्याम ऑल्सो एक्सपोर्ट फूड ग्रेन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मीन्स ये फॉरेन कर में भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली एज वेल एज द थ्रू हिज एसोसिएट्स। उसकी कुछ एसोसिएट्स एंटरप्राइज रहेगी, उनके साथ कर रहा है, एज वेल एज द डायरेक्टली भी कर रहा है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द राम एंड श्याम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1718 टू 1920। आपको डिटेल दे रखी है, ठीक है। अब एक बात समझना, पहले मिस्टर राम से रिलेटेड क्या दे रखा है, फिर श्याम से रिलेटेड क्या दे रखा है। राम फाइल हिज रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1718, मींस असेसमेंट ईयर 1718 का रिटर्न है वो 30 अप्रैल 2019 को फाइल किया इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्व ऑन द 20 मार्च 2019। उसको 148 का नोटिस मिला था इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का, और उसके रेस्पॉन्स में उसने क्या किया कि रिटर्न फाइल किया है 30 अप्रैल 2019 को। फाइल रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1819, असेसमेंट ईयर 1819 का नॉर्मल रिटर्न है वो उसने 12 सितंबर 2018 को फाइल किया। लेट फाइल किया क्योंकि 44 एडी अगर लेते हैं तो 44 एडी लेते हैं तो आपका जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होता है। उसने लेट फाइल किया करके, उसने क्या किया, लेट फाइल किया करके, ठीक है। तो मैं यहां लिख लूं इसका लेट फाइल किया है ये रिटर्न। नेक्स्ट पार्ट, फाइल फॉर असेसमेंट ईयर 1920 का 25 सितंबर 2019 को, तो मैं बता दूं ये भी आपने लेट फाइल किया क्योंकि सितंबर में कर रहे हो, जुलाई तक करना चाहिए था, 44 एडी लेते हो तो। नेक्स्ट पार्ट, श्याम, श्याम के केस में क्या है, ये उसको 44 एडी नहीं मिलता। फाइल रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1718 ऑन 30 अप्रैल 2019 इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर्व ऑन 9 अप्रैल 2019। इसको भी 148 का एक नोटिस आया था और उसके रेस्पॉन्स में इसने रिटर्न फाइल किया है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए। उसके बाद फाइल द रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1819 का रिटर्न उसने 30 सितंबर 2018 को फाइल किया। अब एक बात बताओ, assessing officer made a reference to the transfer pricing officer as on 2 अप्रैल 2019। मींस एओ ने टीपीओ को उसका केस रेफर किया था बिकॉज ये एसएससी ट्रांसफर प्राइसिंग वाला है। अंडर सेक्शन 92 सीए सब सेक्शन 1 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट year 1819 and the transfer pricing officer pass an order on 4/8/2019। मींस उसका केस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को 2 अप्रैल 2019 को ट्रांसफर हुआ था और टीपीओ ने अपना ऑर्डर पास किया, दैट इज द 4/8/2019 को पास किया। रिटर्न फाइल्ड फॉर असेसमेंट इन 1920 एज ऑन द 1 अक्टूबर 2019, उसने 1 अक्टूबर 2019 को रिटर्न फाइल किया है। अब एक बात समझो, इसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी, तो ड्यू डेट क्या रहती है नॉर्मली, इसकी ऑडिट होती होगी, सीधी सी बात है बिकॉज इसका टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा है, 44 एडी नहीं ले रहा है, तो ऑडिट होती होगी तो इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर होती होगी। लेकिन जिनके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है उनके लिए 30 नवंबर हो जाती है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, पहला, व्हाट इज द टाइम लिमिट, what is the time limit available to assessing officer for completion of assessment of Mr. Ram and Shyam for the assessment year 1718। अब एक बात बताओ, यहां पे बोला है कि असेसमेंट ईयर 1718 का असेसमेंट कब तक कंप्लीट करेंगे, 147 में। एक बात बताओ, यहां 1718 दोनों को 148 का नोटिस भेजा है, दोनों को 148 का नोटिस भेजा है, तो 148 का नोटिस भेजते हैं तो उसमें असेसमेंट आपका 147 में होता है। और एक बात बताओ, 147 का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या होता है, वो कहां दे रखा है, अगर आपको देखना है तो 153(2) में दे रखा है। और 153(2) में देखो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट क्या होता है। अगर मैं स्क्रूटनी और बैच जजमेंट असेसमेंट की बात करूं, अगर मैं स्क्रूटनी और बैच जजमेंट असेसमेंट की बात करूं, टाइम लिमिट 153(1) में दे रखा है, दैट इज द, अभी टाइम लिमिट क्या है, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 1920 ऑनवर्ड्स। बट भैया असेसमेंट ईयर 1819 के लिए टाइम लिमिट क्या था, 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और उससे पहले टाइम लिमिट हुआ करता था 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये टाइम लिमिट है स्क्रूटनी के लिए और बैच जजमेंट के लिए। अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो तुम्हारा है 147, उसका असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट क्या है, तो मैं बता दूं 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। याद करो क्या था, 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। लेकिन नोटिस अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद सर्व हुआ है
नोटिस अगर 1 अप्रैल 2019 के बाद सर्व हुआ है तो उस केस में ये टाइम लिमिट 9 मंथ की जगह 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊं 147 का टाइम लिमिट क्या होता है, 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व, बट इफ नोटिस इज सर्व ऑन और आफ्टर 1/4/2019 तो उस केस में आपका जो टाइम लिमिट है वो हो जाएगा 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। अब एक बात बताओ, तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले वाले को नोटिस कब सर्व हुआ है। तो पहले वाले को नोटिस सर्व हुआ है ऑन द 20th मार्च 2019 को। तो 20th मार्च 2019 मींस आपको ये नोटिस सर्व हुआ है, ये 1/4/2019 से पहले हुआ है, तो यहां पे टाइम लिमिट वो 9 मंथ वाला लगेगा। 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वाज सर्व। तो एक बात बताओ, यहां पे आपको जो नोटिस सर्व हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं बोलूं यहां फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हुआ है। तो ये वाला ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2019। और यहां से अगर आप 9 मंथ का टाइम लोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर 2019 है, ये 31 दिसंबर 2019 तक आपको असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, देखो अगर नोटिस 1/4/2019 से पहले सर्व हुआ है तो 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वाज सर्व। लेकिन दूसरे वाले को नोटिस सर्व कब हुआ है, तो देखो दूसरे वाले को नोटिस सर्व हुआ 9 अप्रैल 2019 को। तो 9 अप्रैल 2019 को तो टाइम लिमिट रहेगा 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज सर्व। सो हियर 9 अप्रैल 2019 को सर्व हुआ है, 12 मंथ का टाइम लिमिट लगेगा। पहली चीज तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2020 को होगा, एंड 31 मार्च 2020 को होगा। और वहां से आप 12 मंथ का अगर टाइम लोगे तो 31 मार्च 2021 है, यहां तक असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपका असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट क्या रहेगा, 147 का, पहले वाले के लिए 31 दिसंबर 2019 एंड दूसरे वाले के लिए 31 मार्च 2021। तो 31 दिसंबर 2019 एंड 31 मार्च 2021, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। आपका जो सी आंसर है, दैट सी is the right answer for this particular question. Now next part. What is the time limit available to assessing officer for completion of assessment by passing order under section 143(3)? बेसिकली 143 में मतलब आपका स्क्रूटनी असेसमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 मींस असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए राम और श्याम के लिए असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट क्या रहेगा। तो देखो मैं आपको बोलूं, अगर आप 143(3) का टाइम लिमिट देखना चाहते हो तो आपको दे रखा है 153(1) में। और 153(1) क्या बोलता है कि मैं आपको ये बोलता हूं कि अभी टाइम लिमिट असेसमेंट ईयर 1920 ऑनवर्ड्स क्या है, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बट अगर असेसमेंट ईयर 18-19 की बात करूंगा तो 18-19 असेसमेंट ईयर के लिए था 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, एंड उसके पहले 21 मंथ हुआ करता था। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, मैंने आपको ये भी बताया था कि असेसमेंट कंप्लीशन में जब भी आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर होता है, व्हेनेवर योर केस इज ट्रांसफर टू टीपीओ, तो उस केस में आपका जो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम है वो 1 साल से बढ़ जाता है। तो एक बात बताओ, यहां 18-19 का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट होता है 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, पहले वाले का तो कोई टीपीओ को ट्रांसफर हुआ नहीं था, बट दूसरे वाले का टीपीओ को ट्रांसफर हुआ है, दूसरे वाले का टीपीओ को ट्रांसफर हुआ है, तो वहां पे 1 साल से टाइम लिमिट बढ़ जाएगा। तो देखो पहले वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट 153(1) के हिसाब से 18 मंथ होता है। असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए, 1920 ऑनवर्ड्स के लिए 12 मंथ होता है, और उससे पहले मींस 18-19 से पहले 17-18 और उससे पहले 21 मंथ हुआ करता था। अब एक चीज समझना, तो मैं बोलूं आपका असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये असेसमेंट ईयर एंड कब होगा, तो ये असेसमेंट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019 को, और यहां से आप 18 मंथ ले लो। तो यहां से आप 18 मंथ लेते हो तो आपका 12 मंथ कंप्लीट होता है 31 मार्च 2020 को, और वहां से 6 मंथ और, तो आपका आ जाएगा 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 आ जाएगा, ये राम के लिए। श्याम का केस टीपीओ को ट्रांसफर हुआ, वहां 1 साल से टाइम लिमिट और बढ़ जाएगा। तो जब भी आपका केस है वो अगर टीपीओ को ट्रांसफर होता है तो आपका केस है उसमें 1 साल का टाइम लिमिट आपको और बढ़ जाता है, मींस 30 सितंबर 2021 हो जाएगा। तो इसके लिए 30 सितंबर 2020 और दूसरे वाले के लिए 30 सितंबर 2021। सो राइट आंसर इज बेसिकली सी, दैट इज 30 सितंबर 2020 एंड 30 सितंबर
सितंबर 2021 है, ये आपका टाइम लिमिट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट अगले साल की बात कर रखी है। अज्यूमिंग दैट मिस्टर राम एंड श्याम हैव अ बिजनेस लॉस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 1920 में, इस असेसमेंट ईयर 1920 का बिजनेस लॉस था। कैन दे कैरी फॉरवर्ड सच लॉसेज और सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम इन असेसमेंट ईयर 2021? मींस अगले साल क्या उसको सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं? देखो एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हो जब आपने उस साल का रिटर्न टाइम पे फाइल किया था। रिटर्न अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो लॉसेस लैप्स हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर 1920 की बात हो रही है, तो असेसमेंट ईयर 1920 जो है वो 1920 का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल किया था या नहीं था, वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं बोलूं असेसमेंट ईयर 1920 की बात करूं तो पहले वाले ने असेसमेंट ईयर 1920 का रिटर्न है वो 25 सितंबर 2019 को फाइल किया था, और वो तो 44 एडी लेता था, तो उसने लेट फाइल किया था। भैया अगर उसने लेट फाइल किया था, यहां पे उसने क्या किया, लेट फाइल किया। और अगर उसने लेट फाइल किया तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, उस केस में उसने अगर लेट फाइल किया तो उसके लॉसेस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकते। बट यहां पे एक चीज समझना, यहां पे इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉसेस है तो 44 एडी कैसे लिया उसने, लॉसेस है तो उसने 44 एडी कैसे लिया, 44 एडी में तो पॉजिटिव इनकम आएगी करके, ठीक है। तो कुल मिला के अभी आप एक बात समझो, 44 एडी को गोली मारो, मान लो उसका जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई था, तो उसने 25 सितंबर 2019 को फाइल किया, मींस ये लेट फाइल किया था, तो इस साल के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम ने देखो असेसमेंट एंड 1920 का रिटर्न 1 अक्टूबर 2019 को फाइल किया था, लेकिन इस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, तो इसके लिए जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2019 हो जाएगी, 30 नवंबर 2019 हो जाएगी। तो इसने टाइम पे फाइल किया है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो तुम्हारा राम है, वो राम ने तो लेट फाइल किया क्योंकि राम को जुलाई तक फाइल करना चाहिए था, इसने टाइम पे फाइल किया श्याम ने, तो श्याम जो है वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करता है, वो सेटअप हो सकते हैं, बट राम के लॉसेस नहीं हो सकते करके, ठीक है। तो yes, both Ram and Shyam cannot be carry forward. Mr. Ram can carry forward business loss of 1920 and set off against his business income for assessment year 2021. However, Shyam cannot do so. Mr. Shyam can carry forward business losses of assessment year 1920 for set off against his business income. Mr. Shyam can carry forward the business losses of assessment year 1924 set off against his business income. However, Ram cannot. Ram cannot क्यों? Because Ram ने लेट फाइल किया। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव एक आंसर निकल सकता है। अगर मेरा ये प्रिजम्पशन निकले कि भैया जब इसका इनकम कम है और इसने ऑडिट करवाई, फॉर एन एग्जांपल, जो राम है वो राम ने अगर मान लो ऑडिट करवाता है, जब इनकम कम है, मान लो बिजनेस में लॉस आ गया, बिजनेस का लॉस है और अदर इनकम उसकी है, और उसने ऑडिट करवाई, तो उसकी ड्यू डेट 30 सितंबर हो जाएगी। और जब 30 सितंबर हो जाएगी तो उस केस में भैया ये भी तो टाइम पे फाइल किया, जब 30 सितंबर ड्यू डेट हो जाएगी तो ये भी तो टाइम पे फाइल किया, तो दोनों कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर और रह सकता है करके, ठीक है। ये जो है ये इसका एक ऑल्टरनेटिव आंसर है जो रह सकता है। यस, बोथ मिस्टर राम एंड श्याम कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अगर राम इसकी ऑडिट करवाता है तो करके। चलो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मिस्टर आकाश इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग कार ऑन द हायर, मींस ये हायरिंग का काम करता है, भाड़े पे कार चलाता है। हिज ब्रदर मिस्टर विकास इज अ डेंटिस्ट। मिस्टर आकाश एंड विकास परचेज अ मोटर कार ऑफ वैल्यू ऑफ 5 लाख एज ऑन 1 नवंबर 2019। ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज में इस बार क्वेश्चन आने वाला है मोटर कार का, क्योंकि मोटर कार पे डेप्रीशिएशन की रेट चेंज हुई। मोटर व्हीकल पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या होती है नॉर्मली 15%, हायरिंग बिजनेस 30%। लेकिन अगर मोटर व्हीकल आपने 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 के बीच में एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया है, तो ये रेट आपकी हो जाएगी कितनी पता है, 30% एंड 45%। कितनी? 30% एंड 45% हो जाएगी। तो ये उसी पीरियड में उन्होंने परचेज किया है। फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड पुट टू यूज सेम ऑन द इमीडिएटली द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मोटर कार एज ऑन 1/4/2019 में स्टार्टिंग का 50 लाख है आकाश के लिए एंड निल है विकास के लिए। What is the depreciation allowable in respect of motor car to Akash and Vikas under section 32 for the assessment year 2021? मींस आकाश और विकास को कितना है वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। पहले मैं विकास की बात करता हूँ। तो देखो विकास जो है वो एक डेंटिस्ट है और विकास ने क्या किया, 5 लाख का कार खरीदा है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, इसके पास ओपनिंग WDV भी नहीं है। तो मैं विकास के लिए अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख रुपए का जो कार खरीदा, डेप्रीशिएशन की रेट 30% है, बट यहाँ पे पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है क्योंकि 1 नवंबर को, तो यहाँ पे 15% मिल जाएगा। तो 5 लाख का 15% सीधा उसके लिए निकाल दो,
मैं बोल रहा हूं विकास के लिए आपका 5 लाख का 15%, इट्स कम्स टू द 75,000। तो देखो इसका 75,000 आया, मतलब पहले दो आंसर तो आपके ऐसे भी उड़ गए क्योंकि उसमें 37,500 था, तो 75,000 आया क्योंकि 30% का रेट आधा हो गया 75,000। अब अपन बात करेंगे दूसरे वाले का। अब एक बात समझो, जब आप दूसरे वाले का बात करोगे तो उसका ओपनिंग WDV भी दे रखा है, और उसका ओपनिंग WDV दे रखा है आपको कितना, 50 लाख। तो 50 लाख का ओपनिंग WDV, यहीं पे मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, तो 50 लाख पे तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक बात बताओ, मोटर व्हीकल हायरिंग बेसिस पे चलाते हो तो 30% मिलेगा, तो भैया मैं बोलूं वो 50 लाख का तो 30%, 15 लाख। और इस साल जो 5 लाख का खरीदा है उस पे आपका 45%, बट वो हाफ रेट से मिलेगा, तो 1,12,500। तो ऐड करो प्लस 15 लाख, इट्स कम्स टू द 16,12,500 करके, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट इज द टर्नओवर ऑफ मिस्टर आरव engaged in the wholesale trading business for assessment year 1920 for rupees 2 crore, and gross receipt of Vishal engaged in the legal profession is 50 lakh। मीन्स यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो है तुम्हारा आरव, आरव का होलसेल ट्रेडिंग का बिजनेस है और उसका टर्नओवर आपको दे रखा है 2 करोड़, ठीक है। एक यहाँ पे दूसरा वाला है विशाल, विशाल प्रोफेशनल है, लीगल प्रोफेशनल, और उसका जो ग्रॉस रिसीट दे रखा है 50 लाख, ठीक है। हाँ हाँ, आरव हैज बीन रेगुलरली फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंट एंड विशाल रेगुलरली फॉलो द कैश। प्रोफेशनल नॉर्मली कैश सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, और आरव है वो मर्केंटाइल करता है। आउट ऑफ द टर्नओवर ऑफ मिस्टर आरव ही रिसीव्ड द 1.2 करोड़ थ्रू द ECS थ्रू बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ओनली। तो ये जो 2 करोड़ का टर्नओवर है इसमें से 1.2 करोड़ है ये आपका ECS से मिल गया आपको इसी साल में, ये इसी साल में अगर आपको ECS से मिल गया करके, ठीक है। उसके बाद he received another 60 lakh through ECS through bank account on or before the 31st July 2020 में ड्यू डेट से पहले पहले, और उसको ECS से कितना मिला, तो ड्यू डेट से पहले पहले इसको ECS से और मिल गया कितना, 60 लाख, 60 लाख उसको और ECS से मिल गया ड्यू डेट से पहले पहले। हाँ, मिस्टर विशाल रिसीव 30 लाख बाय अकाउंट पे ही चेक, इसमें से 30 लाख है वो अकाउंट पे ही चेक को इससे मिला, एंड 20 लाख क्रॉस चेक से मिला, 20 लाख क्रॉस चेक से मिला, ठीक है। What would be the income chargeable to tax under the PGBP if they want to minimize their liability? Both of them maintain the books of account as per section 44AA. Income computed as per the regular provision इनका दे रखा है 11,50,000 और 24,75,000 in hands of the Arav and Vishal. However, they do not got the books of accounts audited and do not intend to do so in future. ये लोग बुक्स का ऑडिट नहीं करवाना चाहते। मीन्स आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले लो, तो आप प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन लोगे तो बड़ा सिंपल है, 50% है प्रोफेशनल के लिए और 50 लाख तक ये टर्नओवर, और यहाँ पे आपका 6% और 8%। तो एक बात बताओ, मैं अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो सीधा 50 लाख पे आपको कितना 50%, वहां पे टर्नओवर कैसे रियलाइज हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 लाख का 50% कम्स टू द 25 लाख है, वो तो दूसरे वाले की PGBP का इनकम हो जाएगा। और इसमें देखो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले कितना मिला है, 1,80,00,000, तो 1.8 करोड़ है इसका तो ले लो आप 6%, और जो 20 लाख है उसका ले लो आप 8%। तो देखो 1,80,00,000 का 6% कम्स टू द 10,80,000, 10,80,000, और 20 लाख का 8% प्लस 10,80,000 इट्स कम्स टू द 12,40,000। तो इसका 12,40,000 और उसका 25 लाख, दिस विल बी द राइट आंसर। सो डी विल बी द राइट आंसर। 1240 इसका और 25 लाख उसका है, ये उनका PGBP का इनकम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर विशाल and Mr. Goha sold their residential house property in Pune for rupees 3 crore and 4 crore respectively in the January 2020 में, जनवरी 2020 में इन्होंने अपना घर बेचा है पुणे में। किस किसने बेचा है, इधर है तुम्हारा विशाल और इधर है तुम्हारा गोहा। अब एक बात समझना, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 3 करोड़ इसका, और इसका सेलिंग प्राइस है 4 करोड़। अब एक बात समझना, द हाउस प्रॉपर्टी वॉज परचेज बाय देम 25 मंथ अगो, उसने 25 महीने पहले दोनों ने खरीदी, इसका मतलब लॉन्ग टर्म होगा। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले वाले का 1 करोड़ है, इसका 1.75 करोड़ है। तो मैं बताऊं यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका 1 करोड़ हुआ, तो मैं बोलूं इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ हुआ, और इसका आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.75 करोड़ हुआ, तो आपका 2.25 करोड़ है, ये दूसरे का कैपिटल गेन हुआ।
Mr. Vishal purchased two residential flats, one at Delhi and one at Agra for 70 lakh and 80 lakh respectively in April 2020. मिस अप्रैल 2020 में जाके उसने दो घर खरीदे विशाल ने, ठीक है, एक दिल्ली में और एक आगरा में. On the same date, Mr. Goa also purchased two residential flat, one at Mumbai and the another at Pune, 80 लाख और 75 लाख. अब एक बात समझनी, इसने 80 लाख का 70, मतलब दोनों ने दो दो घर खरीदे. अब एक बात समझो, इस साल से एक अमेंडमेंट था, मैंने आपको बताया था कि 54 में अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और उस पर कैपिटल गेन अगर अप टू 2 करोड़ है, कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ है, तो उस केस में आप 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले सकते हो. बट ये लाइफ में एक बार ही ले सकते हो 2 घर का बेनिफिट. 2 घर खरीदने का बेनिफिट है वो आप ले सकते हो, बट ये लाइफ में आप एक बार ही ले सकते हो. तो एक बात बताओ, पहले वाले का विशाल का कैपिटल गेन कितना है 2 करोड़, तो वो दोनों घर का एग्जेम्पशन ले सकता है. लेकिन यहां पे गोवा का 2.25 करोड़ है, तो वो सिर्फ एक ही घर का एग्जेम्पशन ले सकता है करके, ठीक है. तो एक बात बताओ, यहां जब मैं विशाल की बात करूं तो विशाल ने कितने कितने में खरीदा था, दिल्ली एंड आगरा 70 एंड 80. तो मैं बता दूं यहां 70 प्लस 80 इट्स कम्स टू द 150. तो यहां पे आपका एग्जेम्पशन 54 का हो जाएगा 1.5 करोड़ करके, ठीक है. और दूसरे का एक ही का ले सकते हो आप 80 और 75, तो हायर वाला ले लोगे तो मैं 80 लाख ले लूंगा करके, ठीक है. हायर कम्स टू द 80, तो मैं क्या करूंगा 0.8 करोड़ है, ये मैंने बेनिफिट 54 में ले लिया उसके लिए. दूसरे का नहीं ले सकते क्योंकि उसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा था. नेक्स्ट पार्ट, बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 30 लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ NHAI इन द मार्च 2020 एंड 30 लाख इन द बॉन्ड्स ऑफ RECL इन द अप्रैल 2020. पहली चीज तो ये बॉन्ड 6 महीने के अंदर अंदर खरीदे हैं या नहीं. तो इन्होंने बेचा कब था, जनवरी 2020 में. तो जनवरी से आप गिनोगे तो फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून तक आता है नॉर्मली. तो इन्होंने अप्रैल तक खरीद लिया, मार्च और अप्रैल दोनों ने कितने का 60 लाख के बॉन्ड्स खरीदे हैं. 30 लाख है वो आपने मार्च में खरीदा और 30 लाख है वो आपने अप्रैल में खरीदा. लेकिन मैं बताऊं 6 महीने में मैक्सिमम आप 50 लाख के बॉन्ड्स खरीद सकते हो. अब एक और चीज समझना, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है तो ही आप NHAI RECL या फिर वो PFCL IRFCL के बॉन्ड्स खरीद सकते हो. यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, आंसर इज यस. तो 50 लाख की आप एग्जामिशन मैक्सिमम ले सकते हो. 60 लाख के बॉन्ड्स खरीदे तो इसमें अपन क्या करेंगे, 50 लाख की एग्जामिशन और ले लेंगे तो 0.5 करोड़. तो मैं बोलूं इसका तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं बचा. बट उधर अगर मैं बोलूं 0.5 करोड़ का और ले लो तो देखो कितना बचता है उसका कैपिटल गेन, 2.25 माइनस 0.8 माइनस 0.5 इट्स कम्स टू द 0.95. तो 0.95 मींस 95 लाख, यू कैन से दैट, ठीक है. आपसे पूछा गया व्हाट इज द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इन हैंड्स ऑफ विशाल एंड गोहा. तो विशाल के हाथ में निल होगा और उसके हाथ में 95 लाख होगा. सो निल एंड 95 लाख रेस्पेक्टिवली, सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6. मिस्टर हरी, अ इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयरिंग इनकम 44 ADA इन द प्रीवियस ईयर 1920. इस साल में 44 ADA ले रहा है एंड द अर्लियर प्रीवियस ईयर एंड पहले भी वही लेता था. हरी हैज टू पे द ब्रोकरेज ऑफ 10 लाख टू मिस्टर लाल अ ब्रोकर to buy a residential house and 50 lakh to Mr. Shyam, a contractor for the reconstruction of residential house. Are TDS provision attract in hands of Hari in respect of above transaction and if so, the what amount of the TDS? एक बात बताओ, यहाँ हरी है जो 44 ADA ले रहा है, मतलब उसका टर्नओवर इस साल और पिछले साल भी 50 लाख से कम था. उसने क्या किया, उसने पेमेंट किया है 2 चीजों का. एक तो उसने ब्रोकरेज का पेमेंट किया है किसी को, और ब्रोकरेज का एक बंदे को पेमेंट किया है. किसको पेमेंट किया है, हरी एस पे ब्रोकरेज 10 लाख टू लाल, मतलब उसने कोई लाल करके बंदा है उसको 10 लाख का पेमेंट किया है. और दूसरा उसने श्याम को पेमेंट किया है कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट है वो श्याम को किया है. कितना का, 50 लाख का. क्वेश्चन ही आता है टीडीएस कटेगा ही नहीं. अब एक बात बताओ, पहली चीज मैं बता दूं, पहले तो आप नॉर्मल वाली जो सेक्शन है उस पे चलते हैं, ब्रोकरेज और कॉन्ट्रैक्ट पे. ब्रोकरेज के लिए एक सेक्शन होती है 194H और कॉन्ट्रैक्ट के लिए होती है 194C. लेकिन 194H और C ये बोलती है कि आपको टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में आपकी ऑडिट हुई थी. लास्ट ईयर में आपकी ऑडिट हुई थी तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज काटने की जरूरत नहीं. तो लास्ट ईयर में इसकी ऑडिट हुई नहीं थी, मतलब लास्ट ईयर टर्नओवर वाज नॉट मोर देन 50 लाख, तो उस केस में उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. उन 2 सेक्शन में तो काटने की जरूरत नहीं. और सी में तो मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस नहीं काटना पड़ता. अब एक नई सेक्शन आई है 194M करके इस साल से, और 194M क्या बोलती है कि किसी भी पर्सन को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का या कमीशन ब्रोकरेज का या प्रोफेशनल फीस का सब चीजों का मिला के किसी एक पर्सन को 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हो, 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हो, देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 5%. नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या यहां पे किसी एक सब पर्सन को आप 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो क्या? आंसर इज नो, बिकॉज आप मिस्टर लाल को 10 लाख का पेमेंट
पेमेंट कर रहे हो और यहाँ पे श्याम को 50 लाख का पेमेंट कर रहे हो, तो आप किसी को, एक पर्सन को आप लोग जो है वो 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो टीडीएस प्रोविजन आर नॉट अट्रैक्टेड हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू लाल एंड मिस्टर श्याम। तो पहला ही राइट आंसर है, सो ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर एक्स अ फॉरेन नेशनल मीन्स फॉरेन का बंदा है एंड सिटीजन ऑफ यूएसए वर्किंग इन MINC यूएस बेस्ड कंपनी केम टू द इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस इन 1920 फॉर रेंडरिंग सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर ही विशेस टू क्लेम द सैलरी इनकम अर्नड ड्यूरिंग द हिज स्टे इन इंडिया as is exempt which is the following is not a condition to be, कौन सी कंडीशन नहीं है to be fulfilled to claim such remuneration are exempt under income tax act। एक बात बताओ, मैंने ये आपको कंसेप्ट बताया है आपके नॉन रेजिडेंट वाले पार्ट में। आप नॉन रेजिडेंट वाला जो कॉम्पैक्ट का वॉल्यूम 2 है ना, वॉल्यूम 2 वाले एग्जेम्पशन वाला पार्ट है 10 वाली सीरीज का, एक टेबल दे रखा है उसमें देखना आप। और मैंने उसमें ये बताया हुआ कि अगर कोई फॉरेन नेशनल है और फॉरेन कंपनी में काम करता है, लेकिन इंडिया में अगर वो मान लो आता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसमें कुछ कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि उस एंटरप्राइज का इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि वो जो इंडिया में आता है ना, उसका जो टोटल स्टे होता है वो 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए ईयर में। और तीसरी कंडीशन ये थी कि भैया इंडिया में जब वो आता है उसका जो रेम्यूनरेशन है उसका कहीं पे भी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन ना लिया हो। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में भैया उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिलेगा वो पूरा एग्जाम्प्ट है। और मैं पढ़ाते टाइम मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था वॉलमार्ट का। मैंने बोला था वॉलमार्ट अभी तक इंडिया में नहीं है और वॉलमार्ट के 2 आदमियों को यहां सिर्फ रिसर्च करने भेजा इंडिया में कि जाके आके देखो यहाँ बिग बाजार है या डीमार्ट है वो कैसे चल रहे हैं। तो वो आए और यहाँ रहे 2 महीने और चले गए। तो उनको जो रेम्यूनरेशन इंडिया में वो इंडिया में काम कर रहे थे अक्रूड इंडिया में हुआ तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसमें बोला कौन सी कंडीशन नहीं है। पहली कंडीशन MINC फॉरेन कंपनी नॉट एंगेज्ड इन द एनी ट्रेड और बिजनेस इन इंडिया, ये कंडीशन है। दूसरा मिस्टर एक्स शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी ट्रेड एंड बिजनेस इन इंडिया, ये कंडीशन नहीं है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। एक्स स्टे इन इंडिया शुड नॉट एक्सीड 90 डेज एग्रीगेट, ये कंडीशन है। और रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज शुड नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, ये भी कंडीशन है। सो बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका कितने टोटल कितने क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो, देखो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर राम born on 1/4/1960 में बॉर्न हुआ था, मतलब अभी कितने साल का हो गया होगा? 1960 में बॉर्न हुआ होता तो कब कितने साल का हुआ होगा बोलो ना यार। हाँ कितने साल का हुआ है सर? 1960 से बॉर्न हुआ तो अभी कितने साल का हुआ? अरे भैया मैं बोलूं 31 मार्च 2020 को ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ए भाई 31 मार्च 2020 को ये 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। वो याद आया जो मैंने आपको बताया था कि 60th बर्थडे अगर 31 मार्च 2020 को नहीं 60th बर्थडे सेलिब्रेट करेगा 1 अप्रैल 2020 को। बट तो भी ये मान लिया जाएगा कि लास्ट डेट को उसने 60 इयर्स कंप्लीट कर दिया है। मींस मैं बताऊं प्रीवियस ईयर 1920 में वो सीनियर सिटीजन है। प्रीवियस ईयर 1920 में वो सीनियर सिटीजन है करके, इन द प्रीवियस ईयर 1920 दैट पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन। तो इस साल वो सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जामिशन कितना मिलता है? 3 लाख का। हाँ देखो, his gross total income is 2,90,000 for assessment year 2021 comprising of his salary income and interest on saving bank। उसका GTI 290 है। उसको कुछ टैक्स भरना आएगा क्या? नहीं। क्या उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा क्या? नहीं, रिटर्न फाइल भी नहीं करना है क्योंकि GTI बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा होना चाहिए और GTI यहाँ 290 है, बेसिक एग्जामिशन 3 लाख होता है। He does not claim any deduction under chapter 6A. He pays electricity bill of 10,000 per month। भाई ने 10,000 पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल, पता नहीं क्या कर रहा है, एसी चला रहा है पूरे दिन। तो 10,000 रुपया पर मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो 12 महीने का 1,20,000 हो गया। He made a visit to Melbourne along with his wife for a month in which he incurred to and fro flight fare of 1,20,000। मेलबर्न गया घूमने के लिए, कोरोना के पहले गया था। हाँ तो उसने क्या किया कि लाइक वहां पे खर्चा किया, टिकट का 1,20,000 उसने खर्चा किया। एंड द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर फॉर हिज वीजा एंड स्टे एंड साइट सीइंग वगैरह के लिए क्या हुआ, लाइक अमाउंटिंग ₹80,000 वाज मेट बाय हिज सन residing in Melbourne। Mr. Ram required to file his return or not and if so then why। पहली चीज मैं बताऊं, बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा GTI नहीं है, इस हिसाब से तो फाइल नहीं करना।
लेकिन वो पता है आपको, 3 चीजें मैंने बताई थी कि अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का क्रेडिट हो जाता है, डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा है, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट करते हो पूरे साल में, आपको टीडीएस कार्ड, वो क्या बोलते हैं, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या फॉरेन ट्रेवल पे आपने 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया, तो उस केस में आपको जो है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो हियर एक बात बताओ, यहां पे मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका जो फॉरेन ट्रेवल पे इसने खुद ने जो खर्चा किया है वो कितना, 120 ही है। खुद ने जो खर्चा किया है वो 120 है, तो उस पे भी आपको रिटर्न फाइल नहीं करना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 10,000 पर मंथ का पे किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कम्स टू द 1,20,000, एंड व्हेन इट्स कम्स टू द 1,20,000 देन ऑब्वियसली मोर देन 1 लाख, सो यू हैव टू फाइल द रिटर्न, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, नो राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, नो ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। Yes, Ram is required to file his return of income since his gross total income. No. Yes, Ram is required to file his return. His pay the electricity bill of more than bill of rupees 10,000 per month. इसलिए वो फाइल करना पड़ेगा। C is the right answer. Next question. Mr. Rajesh aggrieved by the, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? Mr. Rajesh aggrieved by the order passed by the commissioner of income tax, means ये CIT ने order pass किया है, commissioner of income tax CIT ने order pass किया है। Imposing penalty, CIT ने पेनल्टी लगा ली 270A का, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, व्हाट इज द अपीलेट रेमेडी अवेलेबल टू हिम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। देखो, एओ ने अगर कोई भी ऑर्डर पास किया तो CIT अपील में जाओगे 30 डेज में, बट अगर CIT ने ऑर्डर पास किया तो आप ITAT में जाओगे 60 डेज में। सो ही कैन मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल विद इन द 60 डेज। सो हियर आंसर विल बी द D, दैट ही कैन फाइल अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 253, 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट पार्ट, अपर्णा एंड डिंपल। मिस अपर्णा एंड मिस डिंपल इंडियन सिटीजन है, लेकिन रिजाइडिंग कैलिफोर्निया सिंस ईयर 2010, विजिट इंडिया 60 डेज एवरी ईयर। देखो, हर साल 60-60 दिन आते हैं। एक बात बताओ, कोई इंडियन सिटीजन बाहर रहते इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, तो उनको लिए पता है वो सेकंड बेसिक कंडीशन देखी नहीं जाती, मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होती है 182 डेज वाली, तो ही रेजिडेंट, अदरवाइज सीधा नॉन रेजिडेंट। तो कुल मिला के बोल दो, ये 10 साल से यही कर रहे हैं, मींस ये नॉन रेजिडेंट है, ठीक है? 2010 से वही है और हर साल 60 दिन आते हैं। बोथ आर नॉन रेजिडेंट, अपर्णा एज वेल एज डिंपल। On 1st March 2020, Aparna transferred to Mr. Dimple in California only for the consideration of dollar equivalent to 50 lakh rupee denominated bond issued outside India of Ax Limited, a company incorporated in India, which were acquired by her on 1st March 2018 for a price of dollar equivalent to 10 lakh. What are the capital gain tax implication in such transfer in hands of Aparna? देखो, अब कुल मिला के एक नॉन रेजिडेंट है, वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा? एक सेक्शन होती है 47, अगर याद रहेगा तो, और सेक्शन 47 में क्या बोला हुआ है सबसे पहले, कि अगर इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी के नोटिफाइड बॉन्ड जो अंडर सेक्शन 115AC वाले हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, GDR ट्रांसफर करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। या फिर इंडिया के बाहर अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ट्रांसफर करता है तो भी टैक्स नहीं लगता। तीसरा क्या था पता है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है जिसपे पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो भैया इस पर टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज वन नॉन रेजिडेंट इज ट्रांसफरिंग द like rupee denominated bonds outside India to the another non-resident. Next part. So right answer will, there will be no capital gain tax implication hence of Aparna in respect of this transaction. Last MCQ, that is the A Limited file his return of income for assessment year 18-19 disclosing the total income of 15 करोड़। उन्होंने 15 करोड़ इनकम बताई थी assessment year 18-19 की। Disclosing total income 15 crore. During the course of assessment, the assessing officer made an primary adjustment 2 crore and passed an order on 1st June 2019 को। एओ ने क्या किया, प्राइमरी एडजस्टमेंट किया, और प्राइमरी एडजस्टमेंट 2 करोड़ का है। देखो, प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है एंड प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स है, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी होगा। तो अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेकेंडरी एडजस्टमेंट। 1st जून 2019 को एओ ने ऑर्डर पास किया in respect of international transaction denominated in Indian currency, means international transaction Indian currency में denominated है, consequent to which the total income for assessment year 18-19 was increased to 70 करोड़, 2 करोड़ इनकम बढ़ गई। The excess money of 2 crore, means excess money 2 crore है primary adjustment, has not been repatriated till date, अभी तक वो पैसा लाया नहीं है।
What are the consequences of primary adjustment made and non-repatriation of excess money in computation of total income for assessment year 2021? Means previous year 1920 में क्या होगा? It is assumed that A Limited has opted to pay the additional income tax. It is assumed that A Limited has opted to pay the additional income tax of rupees at the rate 20% on rupees 1 crore on first 12/2019. इन्होंने first 12/2019 को दूसरा ऑप्शन ले लिया कि चलो हम एक काम करते हैं कि हम वो टैक्स पे कर देते हैं, वो 17% और वो सब मिला के, तो 20% उन्होंने बोला हम टैक्स पे कर देते हैं। कितने पे? 1 करोड़ पे। अज्यूम दैट 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन 1/4/2019 है वो 8.5% है, एंड एज ऑन 1/4/2020 है वो 9% है। अब एक बात बताओ, प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर होता है एओ के ऑर्डर की वजह से, तो आपको जैसे ही एओ का ऑर्डर पास होता है उसके 90 डेज के अंदर अंदर पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ता है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं एओ का ऑर्डर कब पास हुआ, तो एओ ऑर्डर पास हुआ ऑन 1 जून 2019। तो यहां से लेके 90 डेज के अंदर अंदर आपको वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करना चाहिए था 2 करोड़। तो जून से अगर मैं 19 डेज लू आपका, एक सेकेंड, आईपैड पता नहीं क्या होगा, कभी कभी आईपैड ऐसे नखरे करने लग जाता है। हाँ, कहाँ पे थे? हाँ, अरे चला गया क्या ये? चलो, तो देखो इधर जो 1 जून है वो 1 जून 2019 से लेके 90 डेज के अंदर अंदर पैसा लाना पड़ता है। अगर आपने 90 डेज में नहीं लाया तो इंटरेस्ट लगेगा। अब एक बात बताओ, 90 डेज कब कंप्लीट होते हैं? तो जून में बोलूं आपका जून जुलाई अगस्त में हो गया होगा, बट अभी तक पैसा लास्ट तक नहीं लाया करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा जो भी एक्सेस मनी है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। अब एक बात बताओ, एक्सेस मनी पे इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि पैसा इंडिया में आपने नहीं लाया। एक्सेस मनी कितना है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ पे इंटरेस्ट लगेगा। कौन सी रेट से लगेगा? तो रेट में अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें 2 पार्ट था। अगर वो ट्रांजैक्शन इंडियन करेंसी में डिनोमिनेटेड है या फॉरेन करेंसी में है। अगर पहले फॉरेन करेंसी में है तो जिस प्रीवियस ईयर की इनकम ले रहे हो ना, उस प्रीवियस ईयर का 30 सितंबर को जो 6 मंथ के लिए लिबोर रहेगा उसमें आप 3% ऐड कर दो। बट अगर वो इंडियन करेंसी में है तो जिस प्रीवियस ईयर में इनकम ऐड कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर को 1 ईयर के लिए एसबीआई का जो लेंडिंग रेट रहेगा उसमें आप 3.25% ऐड करो। तो एक बात बताओ, पहली चीज तो ये इनकम आपके प्रीवियस ईयर 1920 में ऐड होगी। तो 1920 में जब ऐड होगी तो 1920 प्रीवियस ईयर का 1 अप्रैल का आपका एसबीआई का जो भी रेट रहेगा 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट वो आपको लेना है और उसमें 3.25% ऐड करना है। तो एक बात बताओ, एसबीआई का रेट आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2019 का 8.5%। सो यू विल पिक द 8.5% फॉर करंट ईयर करके, ठीक है। तो देखो मैं बोलूं 8.5% प्लस 3.25%, तो क्योंकि 3.25% आपको एसबीआई रेट में जोड़ना है तो 8.5 प्लस 3.25, सो इट्स कम्स टू द 11.75% रेट। और भैया टाइम कब से? देखो मैंने बोला ये अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या बोलता है पता है? कि अगर मान लो आपने 90 डेज में पैसा ला लिया तो ठीक है, कोई नहीं होगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट, बट 90 डेज में पैसा नहीं लाया तो क्वेश्चन ये आता है जैसे 95 डेज में पैसा लाया तो इंटरेस्ट 5 डेज का लगेगा या 95 डेज का लगेगा? राइट आंसर इज 95 डेज का लगेगा, पूरे 95 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक काम करो, बीच में अगर चाहो तो आप ऐसा एक काम कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप ऐसा एक काम कर सकते हो कि लाइक आप टैक्स भर दे सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एक ऐसा काम कर सकते, आप अगर चाहो तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि उसमें वो 17% जो टैक्स था वो 17% आप टैक्स पे कर सकते हो। 17% plus 12% plus 4%, it comes I think 17%, 18% plus 4%, it's 20.9, it was 18% plus 12% plus 4%, तो 20.9664% आप टैक्स भर सकते हो। अब एक बात बताओ, इन्होंने 1 करोड़ पे वो टैक्स भर दिया। 1 करोड़ पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज कब किया? 1 दिसंबर 2019 को। तो मैं बोलूं 1 दिसंबर 2019 से फिर इंटरेस्ट 1 करोड़ पे ही लगेगा, तो क्योंकि उन्होंने टैक्स भर दिया तो तब तक तो लगेगा। तो एक बात बताओ मुझे, मैं बोलूं 1 जून 2019 से लेके और आपने 1 दिसंबर को ये किया तो मैं बताऊं 30 नवंबर तक तो इधर भी लगेगा। 30 नवंबर 2019 कितने महीने होते हैं? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो मैं बोलूं 6 डिवाइड बाय 12,
और उसके बाद 1 करोड़ पे मल्टीप्लाई बाय 11.75 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या बोलते हैं दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने, तो 4/12 देखो कितना आता है। तो पहले 2 करोड़ का 11.75% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 इट्स कम्स टू द 11,75,000 आया, 11,75,000। और दूसरा 1 करोड़ का 11.75% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12 इट्स 391,667 प्लस 11,75,000, तो आपका 15,66,667 है, ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट अमाउंट 15,66,667, सी विल बी द राइट आंसर। चलो डन। सो दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यू। ठीक है, देखो एमसीक्यूज इतने कोई डिफिकल्ट तो कोई थे नहीं, मतलब ट्रिकी थे, ऑब्वियसली ट्रिकी थे, बट पढ़ना तो पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे तभी सब चीज़ें होगी। तो मॉक टेस्ट पेपर ये पहला वाला है, बाकी आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करो इसके जितने आपसे होते हैं। इसके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग एक बार। चलो आज के लिए इतना बहुत है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल। इसके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। मॉक टेस्ट पेपर ये पहला वाला था, दूसरा भी आईसीआई लाने वाली है, तो देखो दूसरा आएगा तो उसको भी अपन में एमसीक्यूज है वो तो आपको करवा दूंगा। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, पढ़ाई करते रहो बाकी।